बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर निदा मुबीन, लेक्चरर बायोलॉजी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो हमने टॉपिक लिया है बॉटनी पेपर बी से, प्लांट सिस्टमेटिक एनाटमी एंड डेवलपमेंट। इस बॉटनी बी में हमारे पास तीन जो है ना वो हैं, उसमें से तीन पोर्शन है। जो थर्ड वाला पोर्शन है डेवलपमेंट, उसमें से हमने ये टॉपिक लिया है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पार्थिनोकार्पी क्या है, और दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एंथर की डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर। सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो हम ये देखेंगे कि हमारे पास पार्थिनोकार्पी क्या है, देन एंथर का स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट वन, जो कि हम कह रहे हैं कि हम पार्थिनोकार्पी लेंगे। पार्थिनोकार्पी का वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुन रखा है कि पार्थिनोकार्पी हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब फ्रूट्स बनते हैं फर्टिलाइजेशन के बगैर, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि फ्रूट्स के अंदर सीड डेवलप नहीं हो पाते। अगर हम पार्थिनोकार्पी की डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं कि ये सीडलेस फ्रूट्स का बनाना, और सीडलेस फ्रूट्स बनेंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोकार्पी की दो टाइप हैं, एक नेचुरल पार्थिनोकार्पी है, दूसरी इंड्यूस, या फिर उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी। नेचुरल पार्थिनोकार्पी ये होती है कि सम टाइम कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है कि ऐसा उनमें फर्टिलाइजेशन हुए बगैर फ्रूट्स बन जाते हैं। जैसा कि बनाना है, आप बनाना जो है ना वो खाते हैं, तो कुछ बनाना ऐसे होते हैं जिसमें सीड्स डेवलप हुए होते हैं, और मैक्सिमम लेकिन ऐसे ही आपको मिलते हैं जिनके अंदर जो है ना वो जो है ना वो डेवलप नहीं हुए होते। कुकम्बर है, टमाटो हैं, या फिर फिग्स जो है ना वो आपके पास मौजूद हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बगैर जो है ना वो सीड के भी प्रोड्यूस हो जाती हैं। आपको मैं बनाना की एग्जांपल देना चाहूँगी। सम टाइम आप बनाना खा रहे होते हैं तो वो अंदर से हार्ड हुआ होता है, ब्लैक से कलर का, ब्लैक से कलर की जो है ना वो लाइनिंग होती है, और उस लाइनिंग की वजह से क्या हो रहा है हमारे पास कि उस लाइनिंग की वजह से उसमें आपको ना डॉट भी ब्लैक से कलर के नज़र आ रहे होते हैं। उन ब्लैक कलर के डॉट्स की वजह से क्या होता है कि वो जो ब्लैक कलर के डॉट्स हैं बेसिकली वही क्या हैं, आपके पास फ्रूट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो पार्थिनोकार्पी है वो इस तरह से है कि फ्रूट के अंदर जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाते हैं सीडलेस। उसमें एक्सोजीनियस जो हार्मोन्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। डिफरेंट वे हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के प्रोड्यूस होने के। कुछ स्पीशीज़ में जो है ना वो विदाउट पोलिनेशन नहीं होगी, तो ज़ाहिर है एंथर जो है ना वो रिसीव नहीं होगा। कुछ में समटाइम क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो है ना वो उसको पोलिनेशन तो हो जाती है, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होती। और कुछ में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन तो अकर हो जाती है, लेकिन जो एम्ब्रियो है वो जो है ना वो ख़त्म हो जाता है फ्रूट के मैच्योर होने से पहले पहले। तो ये हमारे पास रीज़न है। अभी तक जो हमने देखा वो हमने ये देखा कि पार्थिनोकार्पी का मतलब है सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस होना। सीडलेस फ्रूट क्यों प्रोड्यूस होते हैं कि अगर पोलिनेशन ही होगी तो भी, अगर फर्टिलाइजेशन ही हो सकेगी, सम टाइम फर्टिलाइजेशन तो हो जाती है, लेकिन क्या है कि फ्रूट का जो एम्ब्रियो है वही ख़त्म हो जाता है सीड के मैच्योर होने से पहले पहले। तो ये आपके हमारे पास जो है ना वो रीज़न बनती हैं। अब पार्थिनोकार्पी सिर्फ नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशली भी पार्थिनोकार्पी करवाई जाती है, जिसे हम इंड्यूस पार्थिनोकार्पी कहते हैं। असल में अगर हम ह्यूमन बींग्स की नेचर देखें तो जो ईज़ी वे है, जो आसान रास्ते हैं वो चूज़ किए जाते हैं। तो ये एक ईज़ी वे है कि ऐसे फ्रूट्स खाए जाएं जिनके अंदर सीड्स पर मौजूद ना हों। तो आर्टिफिशली भी जो है ना वो पार्थिनोकार्पी करवाई जाती है, और कुछ सीड्स हार्मफुल भी होते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते, इसलिए भी जो है ना वो सीडलेस फ्रूट्स को पसंद किया जाता है। तो आर्टिफिशली जो है ना वो फूड प्रोड्यूस करवाए जाते हैं सीडलेस। इसमें क्या होता है कि फॉरेन पोलन जो है ना वो एंथर स्पीशीज से, मतलब किसी और पोलन जो है ना वो क्या कर दिया जाता है, ऐड किया जाता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन उसके अंदर नहीं होने दी जाती। तो इस तरह से हमारे पास क्या है कि ग्रोथ तो प्रमोट हो रही होती है, लेकिन उसमें सीड फॉर्मेशन नहीं हो रहे होते। अभी भी इस पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम किया जा रहा है, आर्टिफिशली जो है ना वो डिफरेंट न्यू तकनीक्स निकालने के तरीके जो है ना वो अपनाए जा रहे हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था पार्थिनोकार्पी। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट टू आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंथर है क्या है। अगर हम एंथर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो एंथर है हमारे पास वो बेसिकली एक
जो है ना वो मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट का हमारे पास है प्रोडक्ट वो एंथर होती है, जो कि एंथ्रीडियम के अंदर जो है ना वो ग्रो करते हैं। फ्लावर में जो है ना वो एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। जो मेल पार्ट है उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, आपके पास एंथर है। फ्लावर के जो स्टेमन है उसमें जो है ना ये आर्गन मौजूद होता है। बेसिकली स्टेमन जो है ना वो एंथर और फिलामेंट, अगर आपने कभी फ्लावर देखा ना तो उसकी अंदर जो जैसे रोज़ फ्लावर अगर आपके माइंड में आ रहा हो तो उसमें येलो से कलर के उसके अंदर लगे होते हैं, ऊपर डॉट सा हो रहता है, नीचे डंडी होती है। वो जो येलो से कलर की डंडी होती है वो फिलामेंट होता है, और जो ऊपर डॉट होता है उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, एंथर है। अगर हम एंथर के जो है ना वो स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है कि इसमें सम टाइम जो है ना वो एंथर जो है ना वो मोनोथीसिया हो सकता है, और सम टाइम जो है ना वो डाइथीसियस भी हो सकता है। अगर हम मोनोथीसियस की बात करें तो हम कहते हैं कि इसमें दो लैक्यूल्स मीन के दो स्पोरेंजिया जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम डाइथीसियम की बात करें तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कितने, 4। लैकुलर का मतलब होता है उसके अंदर ये चैम्बर्स जो है ना वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इसमें 4 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मस, एंडो जो है ना वो डोडिशियम्स, मिडल लेयर और टैप्टम। इन लेयर्स को वन बाय वन जो है ना वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आपके पास। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की जो लेयर्स हमने पढ़ी, अगर हम उनकी डिटेल देखें, इसमें सबसे पहली जो लेयर थी वो थी एपिडर्मस। तो एपिडर्मस बेसिकली आउटर मोस्ट सिंगल लेयर है जो कि कम्पैक्टली अरेंज होती है और प्रोटेक्शन का फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म करती है। सारे लेयर्स हैं तो इनके तो बेसिक फंक्शन है ना वो आपके पास प्रोटेक्शन हो सकता है, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोथीसियम। तो एंडोथीसियम हम कहते हैं कि रेडिली इलांगेटेड होते हैं, और ये हमारे पास फाइब्रस बैंड है और हैग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि एंडोथीसियम जो है ना वो हेल्प करती है दहिशन, जब एंथर मेच्योर हो जाता है। एपिडर्मिस ने क्या किया था कि उसको प्रोटेक्ट किया था ताकि वो मेच्योर होने से पहले डैमेज ना हो, और जो एंडोथीसियम है उसने हेल्प की थी कि वो क्या हो जाए, डिस्पर्स हो, उसको हेल्प दी थी अपने आप को फिलामेंट से लैदा करके तो एयर में डिस्पर्स होने के लिए। मिडल लेयर में 2 या 3 लेयर जो सेल हैं इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इस ये जो लेयर है ये क्रस्ट हो जाती है अर्ली मियोसिस में ही, जब पोलन मदर सेल मौजूद होते हैं, और ये एक्ट करती है एज अ स्टोरेज ऑफ स्टार्च। ये स्टार्च को स्टोरेज का काम करती है। वही स्टार्च असल में सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज़ होती है जब डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। लास्ट वन हमारे पास है टैप्टम। तो टैप्टम हम कहते हैं सबसे इनर मोस्ट जो है ना वो लेयर होती है एंथर वाल की, और इसको कम्प्लीटली सराउंड किया होता है स्पोरोजेनियस सेल्स ने। हमारे पास इसमें साइटोप्लाज्म जो है ना वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और ये हेल्प देता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट को ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोसाइट्स के जब डेवलपमेंट होगी। एपिडर्मस इसने काम किया प्रोटेक्शन का। एंडोथीसियम ने हेल्प की उसको एंथर को मेच्योर होने के बाद स्प्रेड होने में। मिडल लेयर का जो काम था वो ये था कि इसने स्टार्च को स्टोर किया, और टैप्टम का जो काम था वो ये था कि इसने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए स्पोरोसाइट्स बनाने के लिए। नेक्स्ट हम जो है ना वो पार्ट अपना जो 3 है जो हमने इसमें आज डिस्कस करना था, वो है डेवलपमेंट ऑफ एंथर। अभी तक तो हमने ये देखा कि उसका स्ट्रक्चर कौन सा है, स्ट्रक्चर में हमने लेयर्स देखी। तो इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे पास डेवलपमेंट किस तरह से जो है ना वो एंथर की होती है। तो एंथर डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि इसको 2 जनरल फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक फेज़ 1 और फेज़ 2 में हम सबसे पहले इसकी डेवलपमेंट की पहली फेज़ देखी तो वे कहते हैं कि जो एंथर सेल हैं टिश्यू के, सबसे पहले तो वो डिफ्रेंशिएट होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसमें फिर मियोसिस होती है। अब देखिए एक प्लांट है उसके ऊपर सारा का सारा प्लांट सेल से तो मिलकर बना हुआ है, लेकिन तमाम जो सेल हैं वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, लेकिन फ्लावर के भी तमाम जो सेल हैं वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि उसमें भी जो है ना वो पेटल्स और सेपल्स भी मौजूद होती हैं। अब जो एंथर और आर्चिकोनिया दो उसमें स्ट्रक्चर हैं। एंथ्रीडियम और आर्चिकोनिया के लिए पहले सेल क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। तो पहली फेज में क्या है कि सेल डिसाइड करता है कि उसने ग्रो करना किस फॉर्म में है। जब फेज़ 1 के एंड तक क्या होता है कि हमारे पास जो है डिवाइड होके तो ये टेट्राड जो है ना वो माइक्रोस्पोर्स इसके अंदर बन जाते हैं पोलन सैक के अंदर। पोलन सैक वो बेसिकली चैम्बर है जिसके अंदर क्या मौजूद होंगे, पोलन जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। फेज़ 2 में अगर हम देखें तो पोलन ग्रेन जो है ना वो डिफरेंशिएट होते हैं, इन लार्ज होते हैं, और ये फ्लावर बाय फिलामेंट एक्सटेंशन से जो है वो क्या करते हैं, मतलब ये आप ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि डीजनरेशन होती है, पोलन ग्रेन क्या हो जाती हैं, रिलीज हो जाते हैं।
मीन्स के पहली फेज़ में सेल डिफरेंशिएट होकर डिवाइड होना शुरू हुए, सेकंड फेज़ में वो मेच्योर हुए, उन्होंने अपने अपने स्ट्रक्चर डेवलप किए और एट द एंड जो पोलन ग्रेन है वो डिस्पर्स भी हो जाते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक थे वो ही ये पार्थिनोकार्पी, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर और डेवलपमेंट ऑफ एंथर था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी और अभी तक आपने एंथर के बारे में पढ़ा है, एंथ्रीडियम के बारे में और आर्चिगोनिया के बारे में पढ़ने के लिए तो नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।